अगर आप ये जानना चाहते हैं जानवरों के गोबर और वर्मी कंपोस्ट में क्या अंतर है, कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है जो गोबर में नहीं पाया जाता है या फिर वर्मी कंपोस्ट में पाया जाता है। बहुत सारे किसान मित्र ऐसे बोलते हैं कि दोनों चीजें कहीं ना कहीं सेम ही है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं एक एक पहलू के बारे में, पूरे डिटेल और पूरे सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और कमाल के वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर लीजिए, सो दैट मैं जब भी इस चैनल पे कृषि से जुड़े, वर्मी कंपोस्ट से जुड़े कोई नया वीडियो लेकर आऊं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसे समझने के लिए इस चीज को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जानवरों के गोबर में और वर्मी कंपोस्ट में पाए जाने वाले कौन कौन से पोषक तत्व है, कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व और उनका क्या रेशियो होता है। और दूसरे भाग में हम ये समझेंगे कि ओवरव्यू और बाकी जो चीजें हैं वर्मी कंपोस्ट और गोबर में क्या क्या अंतर है, कैसे इसको आप एक दूसरे से अलग समझ सकते हैं या फिर दोनों कहीं एक ही तो नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो अगर एक अमाउंट का, सेमी अमाउंट का वर्मी कंपोस्ट ले और गोबर ले और दोनों का सैंपलिंग टेस्ट करें तो आपको लगभग मिलेगा कि जितने न्यूट्रिएंट्स आपको वर्मी कंपोस्ट में है एनपीके, उसका लगभग आधा 50% जानवरों के गोबर में पाया जाता है। वहीं अगर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये भी जितना वर्मी कंपोस्ट में पाया जाता है इसका लगभग आधा जानवरों के गोबर में पाया जाता है। और लास्ट के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें जो 7 होते हैं, तो जो उनमें कंपोनेंट पाया जाता है, जो परसेंटेज पाया जाता है वर्मी कंपोस्ट के अंदर, उसका लगभग 45 से 50%, किसी में 55% तक गोबर में है। मतलब अगर एवरेज निकाले तो लगभग जो चीजें वर्मी कंपोस्ट में उसका 50% गाय के या जानवरों के गोबर में मिलता है। ओवरव्यू की अगर बात करें तो इसमें हम 5 चीजें टोटल समझने वाले। सबसे पहले अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं वर्मी कंपोस्ट का जो खाद होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में थोड़ा इजी होता है, वहीं अगर जो गोबर होता है उसको ले जाने में थोड़ा मुश्किलें आती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आपका फसल ऑलरेडी है, अगर फसल के बीच में आपको लग रहा है कि आपके फसल को खाद की कमी है, तो आप बीच में भी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके उनको न्यूट्रिशन की पूर्ति कर सकते हैं। वहीं जो गोबर के माध्यम से देने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप पूरा ट्रैक्टर भर के लेकर आए और फसल ऑलरेडी है तो उसको कैसे चारों तरफ उसकी भरपाई करें। कुछ चीजें और है, जैसे मान लीजिए अगर जो गोबर होते हैं उसको अगर ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए या एक ही पेड़ पौधे के पास अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वो पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। वहीं इसके विपरीत वर्मी कंपोस्ट अगर ज्यादा भी हो जाता है तो उससे पौधों को कोई हानि नहीं होता है। अगला जो चीज है हम जिसमें ये बात करेंगे, मान लीजिए जो गोबर होते हैं जो जानवरों के होते हैं, तो उसमें जो जब जानवर घास खाते हैं तो घास के माध्यम से जो घास के जो बीज होते हैं कहीं ना कहीं गोबर में रह जाते हैं और गोबर के माध्यम से वो खेतों में आ जाते हैं। तो ये किसानों के लिए अलग से प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन यहीं दूसरी तरफ वर्मी कंपोस्ट में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। एक जो चीज आता है कि मित्र बैक्टीरिया जो आता है आप खाद की वजह से, चाहे आपका गोबर हो या फिर वर्मी कंपोस्ट में हो, तो जो वर्मी कंपोस्ट में पाए जाने वाले जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं वो काफी एज कंपेयर टू गोबर थोड़ा ज्यादा होते हैं, जिसके कारण से लोग इसको मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। कुछ चीजें जो गोबर से काफी बढ़िया होती है वर्मी कंपोस्टिंग में, जिसको बोला जाता है डिटॉक्सिफिकेशन या फिर पीएच कंट्रोल। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी मिट्टी में अगर विषैलापन है तो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से वो विषैलापन खत्म हो जाता है, पीएच भी न्यूट्रल हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने के साथ साथ फसल ग्रोथ भी काफी बढ़िया हो जाता है गोबर के मामले से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गोबर खराब है, बस मेरा कहने का इस वीडियो में ये तात्पर्य था कि गोबर में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा वर्मी कंपोस्ट में पाया जाता है। लेकिन एक चीज है, जैसे गोबर है, मान लीजिए जब किसान एक जगह रखता है किसी गड्ढे में, अगर उसमें बारिश आ गया ज्यादा, बारिश के बाद उस गोबर से लगातार पानी बह रही है तो जितने पोषक तत्व है गोबर में वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं। तो इस वीडियो में जो भी मैंने बात किया एक तरह से आप यूनिवर्सल सिचुएशन में समझिए कि गोबर है जिसमें पानी नहीं निकल रहा, हर चीज अच्छे कंडीशन में है, तो ऐसा मान सकते हैं जो 50% का रेशियो है। वहीं एक तरफ मान लीजिए गोबर है जिसमें से बार बार बारिश का पानी से न्यूट्रिएंट्स निकलते जा रहे हैं तो उसका अलग परसेंट होगा। वहीं उस गोबर में आपने कुछ और मिक्स कर रखा है, पहले से कोई और एग्रीकल्चर वेस्ट मिक्स कर रखा है तो उसका परसेंटेज अलग हो सकता है। सेम चीज अगर वर्मी कंपोस्ट में भी बात करें तो
तो वर्मी कंपोस्ट में गाय भैंस गोबर के अलावे अगर आपने घोड़े का हुआ, बकरी या मुर्गी के ऐसे चीज़ों आप ऑलरेडी मिक्स कर रखे हैं या फिर ज़्यादा धूप लग गया तो उसके हिसाब से चीज़ें बदल सकती है। तो मेरा एक ओवरव्यू बताने का मतलब था कि अगर हर चीज़ अच्छे कंडीशन से आप मैनेज कर पाते हैं तो जितना आपको न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है वर्मी कंपोस्ट में उसका लगभग आधा गाय और भैंस के गोबर में पाया जाता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे घोड़े और बकरी की तो उसमें ये कंटेंट थोड़ा ज़्यादा निकल के आएगा। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने किसान हाई पावर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। अगर आप चाहते हैं उसमें ज्वाइन होना, जिसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड जानकारियाँ साझा की जाती है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।